हेलो स्टूडेंट्स, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत रिकमेंड किया है कि मैं 11th में भी आपके चैप्टर्स बना के दूं। तो हम 11th में केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। इसमें क्या होता है, यूनिवर्स जो है, अगर हम जैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बेसिक्स में बता रही हूँ आपको। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई, मिस्ट्री ऑफ केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब बहुत सारे केमिकल की मिस्ट्री को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब अगर हम यूनिवर्स देखते हैं तो यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्स में, फर्स्ट इज मैटर, अनदर इज एनर्जी। मैटर क्या होता है, पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैटर को और हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं या फिर उसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिजिकली मतलब मैटर कैसा दिखता है, एंड केमिकल मतलब वो किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी बॉडी को ही अगर हम देखें तो हम भी एक मैटर ही है। तो हमारा फिजिकल हम लोग कैसे होंगे, कैसे क्लासिफाई करोगे, बाय द बेसिस ऑफ कलर, शेप, साइज। इस बेसिस पे आप क्या करोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन करोगे हमारा बॉडी का या किसी भी मैटर का। मतलब आप अगर यहाँ पे एक चेयर भी रखिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैटर। और केमिकल क्लासिफिकेशन वो किस चीज से मिलके बनी हुई है, हमारी बॉडी किस चीज से मिलके बनी है, बहुत सारे केमिकल से मिलके। NaCl है, H2 है, बहुत केमिकल है हमारी बॉडी में। अभी वो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एनर्जी का देखते हैं। एनर्जी क्या हुई, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसके बाद आपकी सोलार एनर्जी हो गई। तो एनर्जी हमारा टॉपिक अभी नहीं है, ये आगे आपको फर्दर स्टडीज में आएगा। तो एनर्जी तो आप हटा दो। मेन है आपका मैटर। मैटर पे चलते हैं। मैटर पे जब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, उसको कितनी टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा बहुत ज्यादा तीन चीजें सुनी होगी। प्लाज्मा रेयरली सुना होगा और बीईसी तो आई थिंक नहीं सुना होगा, आई होप। तो सॉलिड कैसा होता है, सॉलिड में जैसे कि हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सॉलिड कैसा होता है, हार्ड होता है, इसका प्रॉपर शेप होता है। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। कोई भी चीज मिलके जो बनी हुई है, छोटे छोटे एलिमेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अब सॉलिड कैसा हुआ हमारा, इस तरीके का रहेगा। लिक्विड कैसा रहेगा, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे। गैस में तो आप बोलोगे एक यहाँ है तो एक आपको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, है ना। प्लाज्मा क्या होगी, प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब ज्योति कैसी होती है, इस तरीके से रहेगी। मतलब इसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ना ही ज्यादा दूर रहेंगे ना ही ज्यादा पास। मतलब कह सकते हो आप कैसा रहेगा, विस्कस, VISCOS, विस्कस टाइप से रहेगा। विस्कस मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, आपका हनी हो गया, ठीक है। या फिर आप विस्कस के लिए एग्जांपल और क्या ले सकते हो, हनी के अलावा वैक्स ले सकते हो। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये प्लाज्मा के। अब बीईसी, बीईसी क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। आपको नॉर्मली पता है, सॉलिड में आप किसी भी चीज को बोल दोगे, रॉक हो गई उसको आपने सॉलिड बोल दिया, लिक्विड में आपका वाटर आ गया, गैस में आपकी O2 आ गई, प्लाज्मा में आपका विस्कस जैसे हनी हो गया। अब बीईसी, बीईसी क्या होती है, बीईसी को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये एक आइंस्टीन ने ही डिस्कवर की है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जनरली ये बहुत कम अभी इस पे स्टडीज हो रही हैं। इस पे क्या हो रहा है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है, क्या होता है जब एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब जब वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो एक स्टेट फॉर्म करते हैं और एक ब्लॉक बना लेते हैं। एक ब्लॉक मतलब बोल सकते हो आप क्या होता है, बल्ब या ब्लॉक टाइप का फॉर्म करते हैं सर्कुलर वे में। तो उसको हम बीईसी या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। इस पे अभी स्टडीज चल रही है, ये हमारा अभी स्टडीज में नहीं इंक्लूड किया गया है, करिकुलम में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब मैटर आपका किस चीज से मिलके बना है। तो पहला है एलिमेंट, अनदर इज कंपाउंड एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर। एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस से मिलेंगे।
प्योर सब्सटेंस से मिलकर जो बनेगा, प्योर सब्सटेंस से मिलकर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट की एक डेफिनेशन और भी है, प्योर सब्सटेंस प्लस आप बोल सकते हो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके जो बने, प्रोडक्ट से या सब्सटेंस से मिलके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट को फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है मेटल में और नॉन मेटल में। मेटल क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मेटल और नॉन मेटल क्या क्या होते हैं ये, और इनकी एग्जांपल भी बताइएगा, ठीक है। लेटर ऑन आप हम आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मोस्टली टू टाइप से, ये भी टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, इसको हम देखते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में वैसे तो बोल सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके बने हैं, मतलब जिनमें क्या होता है कार्बन पाया जाता है, वो कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके नहीं बने अपार्ट फ्रॉम दी कार्बन, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अभी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी। मतलब इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड से उनकी स्टडी करनी होगी और जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड नहीं है उनकी भी स्टडी करनी होगी। तो ये हो जाएंगे एब्सेंस ऑफ कार्बन, आप बोल सकते हो एब्सेंट ऑफ कार्बन एटम। एक और हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली जो है हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया वाटर हो गया, या आपका बोल सकते हो आप फूड हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये सारे जो आते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब चीजें जितनी भी आपको प्लांट से एनिमल से मिल रही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो नेचुरल उससे नहीं मिल रही है वो सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे वॉशिंग सोडा वगैरह जो आता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। इसके बाद आते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर वर्ड से ही समझ में आ रहा है किसी भी चीज का मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर भी टू टाइप से कैटेगराइज किया गया। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या बहुत सारे सब्सटेंस जो मिलके बनाएंगे दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। जब सेम टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, जब सेम टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो जो मिक्सचर बनाएंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और जो अलग अलग टाइप के मिक्सचर होंगे, मतलब जैसे कि एक दूसरे में मिल नहीं पा रहे, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा वाटर और आपका क्या हो जाएगा NaCl, सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट आप ले सकते हो, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, शुगर को वाटर में डाल के, तो वो होमोजीनियस है। मिल्क और वाटर को मिलाओगे वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होगा, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे सैंड, और अगर आप उसमें थोड़े से सैंड, बड़ा सैंड ले लिया, फिर उसमें छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल ले लिए तो उनको आप अलग कर सकते हो। या फिर आप ले सकते हो कि वाटर में आपने क्या किया, रेत डाल दी, सैंड डाल दी, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है कि क्या हुआ, जैसे कि हमने फिजिकल हमने मैटर देखा था या केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें क्या होता है किसी भी चीज को मेजर किया जाता है। अब उसको मेजर कैसे करेंगे, मतलब उसका अमाउंट कितना है, उसकी लेंथ क्या है, उसका मास कितना है, उसका वेट क्या है, ये सारी चीजें मेजर करने के लिए मेजरमेंट पर्पज से हमने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स ली। फंडामेंटल यूनिट्स जो जनरली बेस होती हैं, वो पहले तो इनिशियली मतलब जब इतने डिस्कवरी नहीं हुई थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो तीन ही मेन बेसिक थे। एक तो था मास, दूसरा था टाइम और तीसरा था लेंथ, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड की या सब्सटेंस की या प्रोडक्ट की वो क्या करते थे, या तो उसका मास देखते थे, या तो उसकी लेंथ देखते थे, या उसका टाइम देखते थे। तो इन तीनों पे बेस्ड उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब एक पहला सिस्टम जो आया EGS आया। पहला सिस्टम क्या था, EGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम्स, और सेकंड में ही आप किसी भी चीज को मेजर करोगे, ये यूनिवर्सल था, ठीक है। मतलब सब अपने अपने निकालते थे, लेकिन वो फॉलो भी किया जाता था। जैसे कि FPS है, ये जनरली किसने लिया, ये फ्रांस जो थे, फ्रांस वाले जो थे,
उन लोगों ने ये लिया। इनने क्या कहा, इनने एफपीएस को बोला फुट, पाउंड और सेकंड, मतलब इनने कहा कि मास, टाइम और लेंथ को आप तीन ही चीजों में मेजर करोगे, फुट में, पाउंड में और सेकंड में। फिर उन्होंने एक और सिस्टम निकाल दिया, ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये इनका चलता रहा, लेकिन इससे क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। कोई एफपीएस सिस्टम को ज्यादा बता रहा था बेटर, कोई एमकेएस को बता रहा था। इस चीज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की टीम ने एक मीटिंग बिठाई और उसमें क्या करा, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जो कि फिक्स्ड रहेगा, डेफिनेट रहेगा, इसको कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये जो मीटिंग थी, ये जितने भी केमिस्ट यानी जो केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जिन लोगों ने पीएचडी वगैरह कर रखी है, उन लोगों ने इसमें मीटिंग बिठाकर इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। और इंटरनेशनल सिस्टम में उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिए। कितने लिए? टोटल 7। 7 में पहला कौन सा हुआ? लेंथ, मास, टाइम, तीनों वैसे के वैसे ही रखे। टेम्परेचर यूज किया हमने, ऐड किया। इलेक्ट्रिक करंट यूज किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज किया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज किया। और इनकी यूनिट क्या कहलाई? लेंथ हमेशा किस में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है। मास हमेशा किस में नापा जाता है? किलोग्राम में नापा जाता है। ये उनने इस तरीके से, मतलब इनकी यूनिट्स का मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो वो उनने इसको मेजर करने के लिए उनकी यूनिट्स दे दी। टाइम का आप क्या देखोगे यहाँ पे? सेकेंड। टेम्परेचर को किस में मेजर करोगे? केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना सब्सटेंस है उसको मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? लाइट की होती है जनरली। ल्यूमिनस मतलब कोई भी चीज कितनी शाइनी है, चमकीली है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? कैंडेला। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या हुआ है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 तरीके के लॉ दिए गए। सबसे पहला दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आंसर्स में आपको, लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखना, बचा के रखना, या कोई भी चीज कंजर्व हो रही है, स्टोर हो रही है। और किसको स्टोर कर रहे हैं? मास को। मास मतलब हमने अभी पढ़ा था, मास की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। वो चाहे तो आप सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस, प्लाज्मा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको दिया किसने? इसकी डिस्कवरी की एंटोनी लेवेजियर ने, ठीक है। इनने क्या किया था? इनने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या दिया? जब इन्होंने ये लॉ दिया था तो एक मतलब बहुत ही वास्ट चेंज आया था केमिस्ट्री के फील्ड में। तो इन्हें क्या बताया? सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनने क्या किया? इन्हें एक एच शेप की, ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? एच शेप है, ठीक है। एच शेप की एक ट्यूब ली, जिसको हमने बोला लेंडोल्ट ट्यूब, ठीक है। उसमें इन्हें क्या किया? उसमें इन्हें सॉल्यूशंस भर दिए। इन्होंने क्या किया? एक ट्यूब में भरा AgNO3 और एक साइड एक ट्यूब में भर दिया NaCl, ठीक है। AgNO3 को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा क्या भरा? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और दोनों को ऊपर से क्या कर दिया? सील्ड कर दिया, पैक कर दिया। दोनों ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, एक में NaCl है। हम इसको रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, जब इसकी रिएक्शन होगी आपस में, Ag हमेशा ब्रेक डाउन होगा पॉजिटिव में, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Ag चला जाएगा आपका किसके पास? Cl के पास। NO3 Na के पास चला जाएगा। तो बना गया आपका AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब ये बना आपका सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl से हो रही है और AgCl और NaNO3 बन रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड की हमेशा देखना, केमिकल रिएक्शन हमेशा ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बन रहा है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब इन्होंने क्या किया? दोनों सॉल्यूशन अलग अलग उसमें लिया ट्यूब में, और फिर उनको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, सील कर दिया। उसके बाद क्या किया? इन्हें इसको वेट किया, मतलब इसको मेजर किया। मास इसका कितना था? जो भी मास था उन्हें वेट करके, मेजर करके नोटिस कर लिया। फिर इसके बाद इन्हें सील करने के बाद इसको क्या किया? आपस में ट्यूब को बहुत ज्यादा शेक किया, आपस में मिलाया। जब मिलाया तो इधर का NaCl यहाँ गया AgNO3,
यहाँ आया, दोनों ने आपस में क्या करी, रिएक्शन, रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, AgCl। AgCl जो है क्या कहलाता है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बना। और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। जब सिल्वर क्लोराइड बना तो वो कैसा बना, पीपीटी के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीटी बोलते हैं। और वो पीपीटी कैसा बना, वाइट। इनका जो कलर था AgNO3 का, वो कैसा था, डार्क ब्लैक सा था, ठीक है। और NaCl तो सॉल्ट आपको पता ही है, NaCl का कलर कैसा होगा, व्हाइट था। लेकिन जब इनने जो दोनों को आपस में मिलाया तो कलर में कैसा आया हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, और हल्के से बबल्स आए, जिसको बोला हमने सिल्वर क्लोराइड। देन उसके बाद शेक करने के बाद अगेन इनने फिर अगेन उसका मास किया, उसको मेजर किया, तो क्या हुआ, मास जो पहले था, मतलब बिफोर द केमिकल रिएक्शन AgNO3 और NaCl का जो मास था, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो मास था, वो 100% 100% था, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि आप किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मिक्सचर की या किसी भी एलिमेंट्स की, कंपाउंड की आप रिएक्शन कराओगे, केमिकल क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो उसकी रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब ऑल दी, आप बोल सकते हो, फिजिकल प्लस केमिकल, फिजिकल आप बोल सकते हो चेंजेस, और केमिकल बोल सकते हो क्या होती है, रिएक्शन, ठीक है। तो वो हमेशा क्या रहेंगी, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग दी कोई भी रिएक्शन होगी, वो हमेशा कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब मास जो रहेगा, मेन जो है मास पे बेस्ड है ना हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराओगे किसी भी प्रोडक्ट का, एलिमेंट का, कंपाउंड का, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब रिएक्टेंट का मास आप नोटिस कर लो या प्रोडक्ट का मास नोटिस कर लो, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इन्होंने यही लॉ दिया था कि ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, हमेशा मास जो रहेगा वो रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का सिमिलर रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। एक और एक एक्सेप्शन बोला जाता है कि इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। इसके बाद जो आपके आइंस्टीन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने क्या, ऐसे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, E इज टू MC स्क्वायर, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, C मतलब कांस्टेंट, ठीक है, C हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उन्होंने कहा जितना भी आप, इन्होंने बोला कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, अगर आपस में, तो इन्होंने ये बोला कि सम अमाउंट ऑफ, लिटिल अमाउंट ऑफ क्या होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट के कारण क्या होता है, या थोड़ा बहुत टेम्परेचर के कारण जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके प्रोडक्ट के वेट में या मास में लिटिल बिट चेंज हो जाता है, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम, इन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि जब भी आप रिएक्टेंट की रिएक्शंस कराओगे तो मास जो 100% है वो रिएक्शन के बाद 100% नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये एक मॉडिफिकेशन आया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व था हमारा। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब क्या होगा, डेफिनेट मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी फिक्स्ड रहेगी, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगी। इस लॉ को दिया था जे प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट, जो कि पूरा फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो जोसेफ प्राउस्ट है। इनका कहना था कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इनका कहना क्या था कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है बाय दी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, हमारा कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे बनता है, एटम से मिलके बनता है एलिमेंट, ठीक है। फिर एलिमेंट से मिलके बनते हैं कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो काइंड ऑफ एलिमेंट ले लिए हमने। इनने क्या कहा, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। मतलब अगर आप वाटर लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे, वाटर आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको कहाँ, टैप से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है, ट्यूबवेल से मिल रहा है, केनाल से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, रेन वाटर जो है उसके थ्रू मिल रहा है। तो अगर आप इसको देखते हो इन दी न्यूमेरिकल फॉर्म, इन दी केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला हमेशा प्रोपोर्शन कैसी रहेगी उसकी, सेम रहेगी, बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और बाय द नंबर ऑफ वेट। लाइक हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला H2O,
जिसमें हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल रहेंगे और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा। चाहे आप वो टैप से ले लो, चाहे आप ट्यूबवेल से ले लो, चाहे आप कैनाल से ले लो। अगर हम मास के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, हमारा जो लॉ है वो बाय वेट के पर्पस में है, तो हाइड्रोजन का हमने 1 मॉलिक्यूल मास देखते हैं तो हाइड्रोजन का H इंटू 2 करेंगे, क्योंकि H क्या है, 2 है। यहाँ पे H क्या है, आपका 2 है, तो H 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन सिंगल ही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो वेट होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे सॉरी, ये ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है, एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं। तो ये आप हाइड्रोजन का वाटर का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, अगर आप एक और एग्जांपल लेते हो, CO2 ले लेते हो या NO2 ले लेते हो, ये गैसेस अगर आपको कहीं से भी मिलेंगी, चाहे आप अपने इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रही है, मीथेन गैस में बन रही है, मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से बन रही है, तब भी कार्बन उसमें एक ही रहेगा और ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे। मतलब बाय द वेट देख लो और बाय द एलिमेंट देख लो, हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो रहेगा। तो ये लॉ था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम अपने सेकेंड लॉ पे, थर्ड लॉ है सॉरी हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो जाए, वैल्यू जो वो मल्टीप्लाई हो जाए, इसे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। इसको दिया था किसने, हमारे डाल्टन ने। डाल्टन, अभी नाम आपको याद रखना है केमिस्ट्री में, डाल्टन के बहुत सारे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आने वाली है आपको, बहुत सारी चीजें हैं जो डाल्टन ने केमिस्ट्री में डिस्कवर की हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, मतलब अगर 2 एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन होगा फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, और उसका जो अदर एलिमेंट के साथ जब वो मिक्स हो रहा है, फिक्स मैशअप कर रहा है, तो वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। विल ऑलवेज बी द रेशियो ऑफ होल नंबर, वो कैसा रहेगा, हमेशा होल नंबर में। इसका एग्जांपल मैंने जैसे दिया है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, तो बना क्या, CO। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर हमने ऑक्सीजन के क्या कर दिए नंबर, मतलब एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम्स हैं, लेकिन उससे क्या बन रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। मतलब एक एटम और एक एलिमेंट से, मतलब 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं और उससे अलग अलग क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, 2 मॉलिक्यूल कर दिया, तो क्या हो गया, CO2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो रेशियो में निकल रहा है, मतलब कार्बन का मास कितना हुआ, 12 ग्राम। इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगी तो 12 ग्राम ही रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो 12 रहेगा। मतलब एक का जो मास है वो कैसा हो रहा है, वो है फिक्स, लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है, वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ जब जुड़ा था तो 16 था, लेकिन जब O2 हुआ तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आ गए, तो कितना हो गया, 32। तो ये क्या हुआ, आपका रेशियो आप निकालोगे जब रेशियो में, तो 1:2 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल के उस पर ले लेते हैं हम, जैसे कि H2O को बनाया तो बना H2O, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो, फिर ऑक्सीजन के हमने 2 कर दिए तो बन गया H2O2। मतलब हाइड्रोजन में H आ रहा है गैस, ऑक्सीजन में O आ रहा है, H2O वाटर बन रहा है। यहाँ पे H2 सिर्फ एक मॉलिक्यूल के वेट से या प्रोपोर्शन से बढ़ जाने से क्या हो रहा है, कंपाउंड चेंज हो जा रहा है और वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में अदर कंपाउंड्स बनाते जा रहा है। ये हो गया H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट रहेगा 2 ग्राम, यहाँ पे भी 2 ग्राम, एक हमेशा फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो दूसरा है उसका क्या हो रहा है, 16 ग्राम, यहाँ पे कितना हो गया, 32 ग्राम। तो ये वैसे ही जा रहा है जैसे कि हमारा इसमें जा रहा था। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ है हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसमें हो, रेसिप्रोकल में हो, मतलब अपॉन में हो, मतलब नॉमिनल और नॉमिनल के फॉर्म में। इनने क्या, इसको, इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को दिया था रिचर ने। रिचर ने क्या कहा था, रिचर ने कहा कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं और फिक्स मास में करते हैं, अगर वो थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो उनकी और जो 2 एलिमेंट की जो वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल में, अगर हम देखेंगे रेशियो में देखेंगे, तो वो हमेशा कैसे आएगी, इक्वल आएगी।
अब इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा। हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमें रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हम कार्बन से करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन जब कार्बन से मिलेगा तो जनरली CH4 मीथेन बना लेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो CO2 बना लेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, आपका H2O बनाएंगे। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो हमेशा इस तरीके से निकाला जाएगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है 4, तो 4:3, सी का कितना हो गया 12, तो ये हो गया आपका किसका, CH4 का, ये हुआ आपका CH4 का रेशियो। अब आते हैं अपन CO2 पे। CO2 का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो गया 32/12, ठीक है, कार्बन का 12। अब इन दोनों को हम जब मिलाते हैं, इन दोनों का रेशियो हमने बोला है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो थर्ड एलिमेंट के होल नंबर में रहेगा या इक्वल में रहेगा, हमेशा प्रोपोर्शन में आएगा। तो 4/12 इज टू 32/12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1:8 लिख लेगा। एंड अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यानी H2O का निकालोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड H2 मतलब ये कितना आया आपका, ये भी आया 1/8 या 1:2, मतलब 1:2 इज इक्वल टू 1:8, सॉरी 1:8 इज इक्वल टू 1:8, मतलब दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स मिलाकर जब कंपाउंड बना रहे हैं और दो कंपाउंड का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो हमेशा सिमिलर आता है टू दी रिलेटेड थर्ड एलिमेंट, तो यही आपका कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मतलब फिफ्थ हमारा जो लास्ट में है, हमने बताया था आपको कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको 5 लॉज पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट था आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड था मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद था आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड फिफ्थ है आपका गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी क्या हो रहा था, सॉलिड सारी चीजें लिक्विड पे बात हो रही थी, तो गेल-ल्यूसेक, इस लॉ को दिया किसने, गेल-ल्यूसेक ने ही दिया था। इस लॉ को बेस्ड जो था वो किस पे था, आपका गैसेस पे बेस्ड था, मतलब इनने जो लॉ बनाया वो गैसेस पे बनाया इनका, और आप बोल सकते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है वो एक तरीके से क्या है, सिमिलर ही है। जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ था आपका, वो और गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है वो सिमिलर ही है। उनका भी यही कहना था कि जो रिएक्शन होती है उसमें जो मास या वॉल्यूम होता है किसी भी रिएक्टेंट का, वो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल ही रहता है, डेफिनेट रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो हमने 100 ml हाइड्रोजन गैस ले ली है, और ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो आप इसको हमेशा जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑक्सीजन लिए 50 ml में ले रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि हमें वॉल्यूम के उसमें रिस्पेक्ट में निकालना है, और जब वो बनाते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो 100 ml आपकी क्या बनेगा, H2O बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप रेशियो निकाले हुए तो 2:1 आएगा, यहाँ पे भी अगर रेशियो निकालोगे तो वो 2:1 आएगा। तो ये है आपका गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके बाद अब हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि हमने बताया था आपको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो 1808 में डिस्कवर की गई थी, ठीक है। किसने दी थी, इसको दिया था डाल्टन ने। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्यों किस पे बेस्ड है, मेन इसका इनने किस चीज पे स्टडी करी की थी, मेटल पे स्टडी, ठीक है, मेटल के ऊपर है, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमारे किस पे बेस्ड है, मेटल पे बेस्ड है। ये क्या हुआ था एक्चुअली 1808 में, महर्षि 1808 में नहीं, आप इनको बोल सकते हो, हाँ 1808 ही है। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले महर्षि कर्नाड थी, ठीक है, महर्षि कर्नाड, ये कौन थे, ये हमारे इंडिया के मतलब एक गणितज्ञ आप बोल सकते हो वो थे। ये भी केमिस्ट्री के ऊपर इनका रुझान था कि मैटर जो पदार्थ थे, हिंदी में मैटर को पदार्थ बोलते हैं, तो वो किस चीज से मिलके बना है। तो महर्षि कर्नाड भी ने भी काफी सारे वेद और काफी सारे पुराण वगैरह पढ़े, जिनसे उन्हें पता चला कि जो पदार्थ है या जो मैटर है वो एक छोटे पार्टिकल से या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, कण। हिंदी में इन्होंने नाम दिया था कण, लेकिन हम इसको वैसे बोलते क्या है, परमाणु।
परमाणु, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया, डिस्कवरी कहा जाए तो एक तरीके से जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है या मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो जिसकी जो डिस्कवरी की गई, वो जनरली हमारे यहाँ से ही हुई है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की, महर्षि कर्नाड ने की, जिन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, मैटर है, वो कुछ स्मॉल पार्टिकल से, कुछ स्मॉल चीजों से मिलकर बना है, जिसको हम कण कहते हैं, और बाकी हमने बाद में इसको परमाणु बोला। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या हुआ, डाल्टन ने इसी चीज को आगे कंटिन्यू रिसर्च किया कि ये क्या एग्जैक्टली उन्हें पता लगाया। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा मैटर है, मैटर में हम क्या, मैटर मैंने बताया था, मैटर यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। तो मैटर में हम भी आ जाते हैं, एवरीथिंग जो स्पेस मास ऑक्यूपाई करती है, जिसका प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, वो मैटर कहलाता है। तो मैटर जो है, डाल्टन ने बताया कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, इन्होंने भी बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम बोलते हैं एटीओएम। एटॉमिक थ्योरी है, एटम पे बेस्ड है, उन्होंने परमाणु को क्या बोला इंग्लिश में, एटीओएम, एटम बोला। एटम को अगर हम कट डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ए का मतलब होता है कैन नॉट, हम का मतलब ब्रेकेबल, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, विच इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड एटम। तो यही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यही डिस्कवरी ने की थी।